हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए क्लास 9th फाउंडेशनल बैच का सेकंड लेक्चर आप लोग के बीच लाने जा रहा हूं। और इस लेक्चर में आने से पहले मैं आप लोग को एक सुंदर सा लाइन पढ़ के दिखाता हूं, जिसमें कि जो कि आप लोग के जीवन परिवर्तन या फिर क्या कहते हैं कि आप लोग के जीवन में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे। तो चलिए इस चीज़ को एक बार पढ़ के देखते हैं, एक बार फील करके देखते हैं कि हम लोग का लाइफ में ये कितना काम आता है। देखिए, कहा जा रहा है, आप अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखिए। आप अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखिए, आप इस संसार में आए क्यों, है ना? तब ही हम इस संसार के लिए हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, वरना मर जाने के बाद ना तो आप ना तो आपकी नाम जीवित रहेंगे। देखिए, ये सोच अगर एक किसी इंसान में है या फिर वो अपने आप को जानता है कि वो इस संसार में आया क्यों है, तो वो इस संसार में ज़रूर कुछ ना कुछ करके जाएगा। आज आप नाम सुनते होंगे आइजैक न्यूटन, आर्यभट्ट, ये सभी का, ग्रेट मैथमेटिशियन। रामानुजन, ग्रेट मैथमेटिशियन इन इंडिया। ये सब कैसे हुए? एक अलग सोच के साथ इन लोग दुनिया में आए थे और आज हम लोग के बीच अपना याद छोड़ करके चले गए। तो इसी तरह अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो सोच कुछ अलग रखना होगा। चलिए अपना टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। आज जो है आपको पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक। और इसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले सेल थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, वन बाय वन करके। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं वन बाय वन करके आपके बीच हर एक टॉपिक को लाऊंगा और जितना क्वेश्चन मैंने पहला वीडियो में दिखाया था सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वन बाय वन करके, बट आप साथ रहेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी देने वाले कौन थे? आप नाम सुने होंगे J.M. स्केल्टन, है ना? J.M. स्केल्टन, ठीक। तो वो कौन है? जेकब मिथियास स्केल्टन, जिसका जन्म 1804 में हुआ और डेथ 1881 में हुआ। यानी इतना दिन तक ये जीवित रहे और इतना दिन में ही इन्होंने कुछ नया कर गए। चलिए देखते हैं। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और क्या थे? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट आप जानते ही होंगे क्या होते हैं, जो कि प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, अब देखिए क्या कहा जा रहा। हु प्रपोज द आइडिया दैट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल इन 1838। मतलब जैकब मिथियास स्केल्टन ने 1838 में ये बता दिया कि मतलब जितने भी प्लांट हैं इस संसार में, सभी के सभी क्या चीज़ से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ओके, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना? अब देखिए उसके बाद सेम समय में दूसरा साइंटिस्ट और उसी देश का, देखिए क्या का नाम है, थियोडोर सेचुआन, 1810 to 1882। मतलब इन्होंने 1882 में इस संसार में आए और 1882 में चले गए। मतलब 1810 में आए, 1882 में चले गए। ही वॉज अ जर्मन जियोलॉजिस्ट हु प्रपोज दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स इन 1839। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लोग साथ ही साथ कर रहा होगा एक्सपेरिमेंट, साथ ही साथ पढ़ रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, तो इसीलिए दोनों का लगभग मिलता जुलता थॉट्स है। जी नहीं, इन लोग मतलब इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, कोई किसी का साथ नहीं थे, अलग अलग कर रहे थे। फिर बाद में दोनों का थ्योरी लगभग सेम मिल रहा था। तो मतलब J.M. स्केल्टन ने कहा कि सभी प्लांट जो है सेल से बने हुए हैं, और थियोडोर सेचुआन ने क्या कहा कि प्लांट और एनिमल सभी चीज़ क्या चीज़ से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ओके, अंडरस्टूड। इन्होंने मतलब जैकब स्केल्टन ने कब कहा था? 1838 में, और
और ये सेचुआन ने कब कहे थे, कब, 1839 में। ओके, द प्रपोजल ऑफ बोथ साइंटिस्ट टेकन टुगेदर एज द सेल थ्योरी। अब दोनों साइंटिस्ट का कहा हुआ बात, दोनों साइंटिस्ट का किया गया बात या आइडिया को सेल थ्योरी के तौर पर लिया गया। ओके, चलिए देखते कि सेल थ्योरी कहता क्या है, व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी है क्या। ओके, चलिए देखते हैं। सेल थ्योरी स्टेट दैट्स, सेल थ्योरी कहता है, स्टेट दैट्स मीन्स कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, और सेल्स प्रोडक्ट दैट इज सेल सिक्रेशंस। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सभी सेल से बने हुए हैं या फिर सेल्स के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब दूसरी बात क्या कही जा रही है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब इन दोनों ने मिलकर के क्या कहा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं और या नहीं तो सेल प्रोडक्ट्स हैं या सेल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, समझे। और दूसरी बात क्या कहें कि सेल जो है स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है एक जीवित ऑर्गेनिज्म का, मतलब जीवन का आधार है सेल। ओके, अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या कहा ये देखिए, रुडोल्फ विर्चो इन 1885 अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट। देखिए सभी के सभी जर्मन से ही उठ रहे थे। क्या कहा, रुडोल्फ विर्चो इन 1885 अनदर जर्मन biologist who redefined the cell theory by giving the term omnicellular ecellula। मतलब चलिए अब इसका मतलब देखते हैं। उन्होंने एक शब्द दे करके मतलब सेल थ्योरी को रीडिफाइन कर दिया, मतलब इसको डिफॉर्म, मतलब पहले से जो बना हुआ था उसको फिर से एक नया शेप दे दिया। ये शब्द क्या है करके, ओमनीसेलुला ईसेलुला। ओके, समझे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, which means all cell arise from pre-existing cells। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ओमनीसेलुला ई सेलुला का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये देखिए ओमनीसेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझे, इन्होंने क्या कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पर हमने जो ये वर्ड पढ़ा ओमनीसेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि जितने भी सेल नए सेल बनते हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने सेल्स से बनते हैं। समझे, पुराने सेल्स डिवाइड होने के बाद बनते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। क्या हुआ, देखिए क्या एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन मतलब कौन कौन क्या क्या से अपवाद है सेल थ्योरी के, देखते हैं। वायरस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ओके, क्या कहा जा रहा है कि वायरस को यहाँ पर एक्सेप्शन लिया गया, बट व्हाई, लेट्स नो। दे आर मेड अप ऑफ वन न्यूक्लिक एसिड। मतलब वे सब एक न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, मे बी आरएनए और डीएनए। ओके, इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट वेयर दैट डीएनए और आरएनए stay enclosed in protein coat, that's why we take it as a exceptions. Okay, so they lack protoplasm, उन लोग के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। the essential part of the cells, protoplasm, which perform the essential functions for the survival or for living functions of the cells, that remains absent in viruses, that's why it is an exceptions. Okay, bacteria and blue green algae which are prokaryotes lack well organized or well defined nucleus। यानी कि बैक्टीरिया भी एक्सेप्शन में आता है आपका सेल थ्योरी का। ओके, बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों सेल थ्योरी का
एक्सेप्शन में आता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको कि हमने बाद में साइनोबैक्टीरिया के नाम से CYANO बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे कि हमने ब्लू ग्रीन एल्गे कहा, समझे। पहले जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे कहते थे, अब उसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यानी बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे, ये प्रोकारियोट्स हैं। इसके पास क्या होता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, समझे, इसीलिए एक्सेप्शंस में। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। इट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसके पास ना तो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ना तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए हम लोग इस सेल के स्टडी को कब से विस्तार से करने लगे, कब से और अच्छे तरीके से करने लगे, इस चीज़ को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, द सेल्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर विच कैन नॉट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, ओके, यंत्र। अब इस यंत्र के बारे में पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र, है कि नहीं। इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र, ओके, समझे। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र होता, समझे कि नहीं। चलिए देखते हैं इस यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दैट इज द यंत्र। इस यंत्र का नाम है माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप का इन्वेंट होने के बाद हम लोग सेल में और अच्छे तरीके से घुस गए, मतलब सेल के अंदर जाकर के अब पढ़ने लगे। जैसे जैसे मतलब क्या कहते हैं, मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप आने लगे और हम लोग क्या करने लगे, सेल के उतने डीप जानने लगे, उतने डीप से स्टडी करने लगे। चलिए देखते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा। द सेल्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। सेल क्या है, सेल बहुत छोटी स्ट्रक्चर्स है, वेरी टाइनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जिसको कि हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, नॉर्मली हम नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स नेकेड, नेकेड मीन्स खुली आंखों से, खुली आंखों से। खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो आप बोलेंगे बंद आंखों से देख सकते हैं ना, जी नहीं। जब तक आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, यू आर अनेबल टू डू दिस, ओके। इन फैक्ट ह्यूमन आइज वर्क एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हालांकि ह्यूमन आइज जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। एंड आई लेंस एक्ट एज अ सिंपल लेंस, और हमारा आई लेंस जो होता है, हम ह्यूमन का आई लेंस जो होता है एक सिंपल लेंस के जैसे काम करता है, ठीक। सिंस रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ हेल्दी यंग ह्यूमन आइज इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर एट 25 सेंटीमीटर व्यूइंग डिस्टेंस। हम लोग के लिए एक क्या कहते हैं कि डिस्टेंस रहता है कि यहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक, तभी दिखेगा। अगर इसको हम पास लाके यहाँ लाके देखें तो दिखेगा नहीं, समझे। तो इसीलिए हम व्यू करने के लिए इसको आँख के पास नहीं ला सकते हैं। तो इतना दूर में, मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर इतना दूर से देख रहे हैं, मतलब इस बीच का डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर है, मतलब अपना आँख, अपना लोग का आँख जो है, समझे, अपना लोग का आँख और ये डिस्टेंस के मतलब आँख से इतना दूरी पर अगर इतना का मतलब 1 मिलीमीटर का 0.1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो हम उसको बढ़िया से देख सकते हैं। लेकिन उससे छोटा अगर करें तो नहीं देख पाएंगे, समझे। ये हम लोग का रिजॉल्विंग पावर है, समझ में आया। देखिए अब क्या कह रहा है कि एनी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन दिस कैन नॉट बी व्यूड बाय नेकेड आइज।
और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 0.1 mm से छोटी रही, कितना डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो हमें नहीं दिखेगा। वी आर अनएबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। ओके, वही बात यहाँ पर कही गई है, समझे? चलिए 1 मिनट, चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। अ माइक्रोस्कोप इज नीडेड फॉर स्टडिंग द टाइनी बॉडीज। माइक्रोस्कोप का जरूरी क्यों पड़ा? वाई? आप सोच सकते हैं, आपको तो यहाँ तक पता चल गया होगा कि माइक्रोस्कोप का जरूरी क्यों पड़ा। क्यों पड़ा? इतना फिद्दू सा चीज़ को ना हम इतना बड़ा करके देखना चाहते हैं, है कि नहीं? छोटी चीज़ को हम, एक पॉइंट सा चीज़ को बड़ा करके देखना चाहते हैं, दैट्स वाई। और बढ़िया से देखना चाहते हैं कि आखिर इस डॉट में क्या क्या है, समझे? इसीलिए माइक्रोस्कोप का जरूरी पड़ा। चलिए देखते हैं। अ माइक्रोस्कोप इज नीडेड फॉर स्टडिंग द टाइनी बॉडीज, मतलब छोटी छोटी ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीज़ को पढ़ने की जरूरत पड़ी थी, इसीलिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। अ माइक्रोस्कोप इज अ हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू स्टडी वेरी टाइनी और अ फाइन ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप है क्या? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका रिजोल्यूशन पावर हाई है, वेरी हाई। मतलब एक ऑब्जेक्ट इतना छोटा है तो इसको 1000 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है, दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन पावर। ओके, हम एक चीज़ को कितना बड़ा करके देख सकते हैं, इट डिफाइंस द रिजोल्यूशन पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, समझे? कोई भी चीज़ को हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं, तो ये हमको जो है लेंस का रिजोल्यूशन पावर बताएगा, या फिर माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर। अंडरस्टूड? ओके, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि माइक्रोस्कोप है क्या। अब माइक्रोस्कोप इज अ हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक हाई रिजोल्यूशन वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू स्टडी वेरी टाइनी एंड फाइन ऑब्जेक्ट। मतलब बहुत छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को, छोटी छोटी बॉडीज़ को हम लोग स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ से, या फिर स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से, समझे? तो माइक्रोस्कोप अगर कोई पूछे कि बेटा माइक्रोस्कोप है क्या, तो क्या बोलना है कि माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि हाई रेजोल्यूशन पावर होता है, और जिसे कि छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को हम बहुत बड़ा करके देख सकते हैं, दैट इज़ 1000 टाइम्स या फिर 5000 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं, दैट इज़ 50 आई हैव रिटन 50, 1000 टाइम्स और 5000 टाइम्स। गॉट इट? ओके, now let's talk about the types of microscope. Okay, types of microscope: light microscope and electron microscope. Actually light microscope work upon the light, okay, common light. अब देखिए क्या कहा जा रहा, लाइट माइक्रोस्कोप इज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी। इसको हम कॉमनली कहाँ पर यूज करते हैं? लेबोरेटरी में। इट यूज ग्लास लेंस, इसमें क्या यूज किया गया है? ग्लास लेंस यूज किया गया। एंड विजुअल लाइट दैट इज यूज टू इल्यूमिनेट एंड पास थ्रू द स्पेसिमेन, समझे? तो ये लाइट को, मतलब हम लोग ये विजुअल लाइट के उपयोग से और इस ग्लास लेंस के उपयोग से हम पढ़ सकते हैं स्पेसिमेन, मतलब स्पेसिमेन पे दिया हुआ ऑब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं। ओके, समझे कि नहीं? चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम लोगों ने सॉरी यहाँ पर शायद लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में देखना था। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या लाइट माइक्रोस्कोप का ही बात बोल रहे हैं, यहाँ पर लाइट होता, ओके, लाइट नॉट इलेक्ट्रॉन। ओके, टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप: 1 simple microscope and compound microscope. Okay, a simple microscope, it is just a magnifying glass. ये क्या है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, which is a convex lens, जो कि
which is a convex lens used to produce a magnified image of object. ओके तो क्या कहा जा रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, जस्ट अ माइक्रो, ये क्या है, जस्ट एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसमें कि क्या है कि मतलब कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया गया, समझे, और क्या करता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज को क्रिएट करता है। ओके चलिए आगे बढ़ें। ओके अब देखिए क्या कहा जा रहा है। The lens is usually mounted in a frame with handle or in the favorable instrument. इस लेंस को हम मेनली कैसे रखते हैं, या फ्रेम में रखते हैं ऐसे करके जो आप देखे होंगे, ठीक, ऐसे वाला में रहता है, या फिर वही हैंडल वाला जो हम बोले बात यही है, ऐसे में रहता है, ठीक, या फिर एक के ऊपर एक को माउंट करके रखते हैं, समझे, ऐसे करके, कोई दिक्कत। देखिए अब दूसरा पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज़ ऑल्सो नोन एज a laboratory microscope since it made by combining together many lenses whose magnifying power ranges from 300 to 1500 times. ओके तो यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो ये भी लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है, और इसको बनाया इस जो गया है ढेर सारा लेंस को कलेक्ट करके, समझे, और इसका मैग्नीफाइंग पावर की अगर बात करें तो कितना है 300 से लेके 1500 टाइम्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर इतना ठोका है तो उसका 300 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है, और 1500 गुना ज़्यादा भी बड़ा करके दिखा सकता है। दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अंडरस्टूड। यूजुअली दिस माइक्रोस्कोप यूज लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, और यूजुअली इसको भी लाइट की ज़रूरी होती है ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, शो करने के लिए। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द लाइट माइक्रोस्कोप, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। समझ में आया, मतलब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइट चाहिए होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द लाइट माइक्रोस्कोप। तो हमने लाइट माइक्रोस्कोप का 2 पार्ट पढ़ा, मतलब 2 टाइप्स पढ़ा, 1 सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके है कि नहीं। तो सिंपल एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ा। चलिए अब जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या ऐसा किया कि हम लोग और डीप जाने लगे स्टडी में। देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय एम नॉल एंड ई रस्का इन 1932 इन जर्मनी। देखिए जर्मनी के साइंटिस्ट कितना काम कर रहे हैं रिसर्च के क्षेत्र में। ऐसा ही हम लोग को भी बनना है ना, हम लोग भी कुछ रिसर्च करें, है कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे। ओके चलिए डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमने ये जाना कि डेवलप किसके द्वारा किया गया था, एम नॉल एंड ई रस्का इन 1932 इन जर्मनी। ओके चलिए हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग कुछ इसके बारे में जान भी ले रहे हैं। सॉरी। दिस माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाइंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का बीम को सप्लाई करने वाला यंत्र ये होता है, सोर्स होता, समझे। कहा जा रहा है ना, दिस माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स, एक ऐसा सोर्स होता है कि नहीं, एक स्रोत होता है ना, जहाँ से क्या हो, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो, इलेक्ट्रॉन का बीम का सप्लाई हो, है कि नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, जो कि सेम पावर वाला हो, सेम स्पीड वाला, समझे, सप्लाई हो, है कि नहीं, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा। दिस माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ सप्लाइंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस माइक्रोस्कोप में एक सोर्स होता है जहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का बीम को सप्लाई किया जाता है जिसका कि सेम वेलोसिटी हो, मतलब सेम वेलोसिटी वाला, मतलब से एक इलेक्ट्रॉन का बीम को सप्लाई किया जाता है जिसमें कि सभी इलेक्ट्रॉन का या फिर
क्या होता है कि वेलोसिटी सेम होता है, समझे। चलिए आगे देखते हैं इसको और क्या कहा जा रहा है इसमें। चलिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहले हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या क्यों इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं? क्योंकि उसमें एक सोर्स होता है जहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं हम, और उसके जरिए क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, जूम करते हैं, या फिर मैग्नीफाई करते हैं। ओके, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बीम की ज़रूरी होती है, समझे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टाइप्स पढ़ लेते हैं। क्या है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? पहला, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। तो इसका भी दो टाइप्स है, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो चलिए देखते हैं आगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ये बहुत छोटा चीज़ को पढ़ने में मदद करता है। छोटा स्ट्रक्चर, सेल का छोटा स्ट्रक्चर को इससे पढ़ते हैं हम लोग। अल्ट्रा थिन सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर प्रिपेयर्ड एंड दे आर स्टैंड विथ अ हैवी मेटल, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और पैलेडियम, टू make certain part dense and insert in the vacuum chamber of microscope। अब बोलेंगे सर आपने तो पढ़ दिया, समझाएगा कौन? लेट्स समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा। द अल्ट्रा थिन सेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर प्रिपेयर्ड, मतलब बहुत पूरा पतला चीज जो क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का अल्ट्रा थिन सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि मतलब पूरा अल्ट्रा थिन कहने का मतलब पूरा थिन, पूरा पतला, समझे। ऐसा ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, समझे। एंड और इसके बाद क्या करते हैं, उसको फिर स्टैंड करते हैं, मतलब डाई कर देते हैं, समझे। स्टैंड का मतलब सीधा आप लोग डाई समझिए। अभी स्टैंड विथ अ हेवी मेटल, मतलब कोई ऐसा मेटल से स्टैंड कर देते हैं ताकि वो कहीं भी रहे तो दिखे, समझे। तो फिर क्या करते हैं कि उस अल्ट्रा थिन पोर्शन को हम क्या करते हैं कि डाई कर देते हैं। फिर उसके बाद कहाँ डाई क्या चीज़ से करते हैं, गोल्ड या पैलेडियम से, ताकि विजुअल हो, समझे। हैवी मेटल्स है, समझे। समझे। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, टू मेक सर्टेन पार्ट डेंस। तो हम क्या करते हैं कि ये अब बताइएगा कि ये स्टैंड क्यों करते हैं, कोई भी चीज़ को डेंस बनाने के लिए, डेंस कहने का मतलब घना बनाने के लिए। एंड इंसर्टेड इन द वैक्यूम चैम्बर ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब हमने जो इस पार्ट को, मतलब जिस सीट को, यानी कि ऑब्जेक्ट का सीट को, अल्ट्रा थिन सीट को जिसको हमने प्रिपेयर किया था, और उसको क्या करते हैं कि वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं माइक्रोस्कोप का। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा। once 10,000 10,000 lakh। अब क्या कहा जा रहा, अ 1 lakh volt electron beam is focused on the section and manipulated by magnetic lens। अब देखिए क्या कहा जा रहा, 1 लाख वोल्ट का इलेक्ट्रॉन बीम उस पर फोकस किया जाता, समझे कि नहीं। और इसको मैनिपुलेट किसके द्वारा किया जाता, मैग्नेटिक लेंस के द्वारा, समझे। अब देखिए, अ फोटोग्राफ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इमेज में बी इनलार्ज्ड। अब इससे जो फोटोग्राफ बना वो कैसा होगा, इनलार्ज होगा, समझे। कैसा होगा, इनलार्ज होगा, समझे कि नहीं। अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए और डीपली जानेंगे, फिर से और डीपली जानेंगे। ये तो कुछ नहीं, हालांकि देख लीजिए इतना आप लोग का क्लास के लिए बहुत हो गया, इतना नहीं जाना चाहिए था, हमने गया फिर भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्या कहा जा रहा, इमेज में भी इनलार्ज विथ एनफ रेजोल्यूशन टू अचीव अ टोटल मैग्निफिकेशंस। मतलब इमेज बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। देखिए क्या कहता है, विथ एनफ रेजोल्यूशन टू अचीव अ टोटल मैग्निफिकेशन। और क्या होगा कि मतलब हाई रेजोल्यूशन के कारण क्या होगा कि पूरा मैग्निफिकेशन आ जाएगा उसका,
समझे कि नहीं। अब देखिए क्या कहा जा रहा, अचीव अ टोटल मैग्निफिकेशंस ऑफ ओवर 20 मिलियन टाइम्स। क्या कहा जा रहा कि विथ एनफ रेजोल्यूशन टू अचीव अ टोटल मैग्निफिकेशंस ओवर 20 मिलियंस। समझे। तो कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो सकता, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है बहुत बड़ा हो सकता, क्योंकि कितना टाइम्स ये बड़ा होने जा रहा टोटल, अगर टोटल रेजोल्यूशन को अचीव कर रहा है तो 20 मिलियन टाइम्स। सोचिए कितना बड़ा होगा। एक ऑब्जेक्ट अगर इतना छोटा है तो उसको 20 मिलियन टाइम्स करेंगे तो कितना बड़ा दिखेगा, सोचिए। अब देखिए, अब जो है हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। क्या है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? देखिए क्या है, इन दिस माइक्रोस्कोप इमेज इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और इसमें जो इमेज बनता है कैसे बनता है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि रिफ्लेक्ट बैक होता है ऑब्जेक्ट पर। क्या कहा जा रहा है, इन दिस माइक्रोस्कोप इमेज इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम ऑब्जेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, उससे जो इमेज क्रिएट हुआ, समझे, वही आपका मतलब वही होगी आपका मैग्निफिकेशन। समझे कि नहीं। तो मतलब ऐसा जो माइक्रोस्कोप करता है जो कि एक्सरे जैसे काम करता है, देख लीजिए एक्सरे जैसे कर रहा है कि नहीं। तो एक्सरे में भी क्या होता है, जैसे कि आपका जैसे कि ये बोन टूटा हुआ है तो यहाँ से एक्सरे जाता है, घूम करके जाता है, तो ये आपका एक इमेज बनाता है कि नहीं, एक इमेज क्रिएट करता है, तब ना पता चलता है कि कहाँ टूटा हुआ है कि नहीं। तो ये यहाँ से जाकर के टकरा के चला जाता है, तो मतलब जहाँ जहाँ सही मिलता है वहाँ ठीक है, जहाँ पर मतलब टूटा हुआ तो अब यहाँ पर पूरा डीप चला जाता है कि नहीं। तो यानी ये आपको डीप जाता हुआ दिखेगा, या इसीलिए बीच में आपको क्या दिखता है कि मतलब यहाँ पर टूटा हुआ दिखता है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम वही है। देख लीजिए क्या कर रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही है, लेकिन करता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट पे जाता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर के जाके यहाँ पर इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। समझे। अब बात ये है कि जितना एंगल पे जाएगा उतना बड़ा इमेज होगा, ठीक, जैसा एंगल क्रिएट होगा वैसा इमेज होगा। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ें। द इमेज फॉर्म बाय दिस माइक्रोस्कोप हैज़ रिमार्केबल 3 डायमेंशनल अपीयरेंस। स्वाभाविक सी बात है, रियल इमेज बन रही है तो आपको 3 डायमेंशनल दिखेगी ही। मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ अबाउट 20,000 टाइम्स, और इसका रेजोल्यूशन कितना है, 20,000 गुना ज़्यादा। इट इज़ यूज टू स्टडी द सरफेस ऑफ द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसको क्या करते हैं कि हम सेल का सरफेस को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं इस माइक्रोस्कोप को। समझे। अब पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर, इस माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, कोई भी माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता क्या, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट एज द सेपरेट पॉइंट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन पावर। मतलब मान लीजिए हमने 2 पॉइंट को यहाँ ऐसे रखा और माइक्रोस्कोप ने क्या किया, इसको व्यू करके मान लीजिए ऐसे ऐसे करके रख दिया। मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट है और हमको क्या हो रहा है कि दूर से नहीं दिख रहा, रुकिए, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, हम तो यहाँ पर फिर भी विजुअल है, तो ऐसे देखिए, देखिए, हाँ, इसको लेके देखिए, ये वाला को, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, हमको तो ऐसे दिख नहीं रहा है कि सटा हुआ है कि क्या है, तो हम इसको व्यू करते हैं, पूरा व्यू करते हैं, तब बाद में पता चलता है कि ये पॉइंट एक दूसरे के समीप है या दूर है। तो यही व्यू करने का जो पावर होता है, तो अब यहाँ पर पता चलेगा कि ये सटा हुआ है या हटा हुआ है, तो यही रिजॉल्विंग पावर है। समझे कि नहीं। इसी चीज़ को व्यू करके जब पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट दूर है या पास है, तब हम उसको क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। समझे कि नहीं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश 2 क्लोज पॉइंट्स, मतलब वही हमने देखा था ना कि 2 क्लोज पॉइंट, इन दोनों के बीच का क्या संबंध है या कितना दूरी पे है ये दोनों पॉइंट, इस चीज़ को परखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको मैग्नीफाई करना पड़ता है। यही मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। एक तरह से आप बोलिए किसी भी मतलब माइक्रोस्कोप का क्षमता जो होता है मैग्नीफाई करने का ऑब्जेक्ट को, उसी को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बढ़े। द रिजॉल्विंग पावर, और दूसरी तरह से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ दैट इज लेम्डा। हम ऐसे करके दिखाते हैं ना, है कि नहीं, ऐसे करके। तो मतलब किसी भी मतलब क्या कहते हैं, किसी भी माइक्रोस्कोप का जो है हम रिजॉल्विंग पावर को कैसे पता करेंगे, तो वो लेम्डा पे डिपेंड करता है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड अपॉन लेम्डा दैट इज द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए लाइट का जरूरी है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन, समझ रहे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ भी जरूरी है कि नहीं। तो वेवलेंथ को हम मापते क्या चीज़ से, लेम्डा से, समझे कि नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है कि रिजॉल्विंग पावर जो है कोई भी माइक्रोस्कोप का डिपेंड किस पे करता है, कि उसका वेवलेंथ कितना है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लेम्डा। समझे, क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, लेम्डा का वैल्यू पे, मतलब किसका वैल्यू पे, लेम्डा का वैल्यू पे। समझे कि नहीं, दैट इज क्या कहेंगे, ओ सॉरी 1 मिनट। ओके सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, लेम्डा पे, दैट इज P इज इक्वल टू लेम्डा। समझे कि नहीं, तो इसी पे डिपेंड करता है। तो दिक्कत, चलिए आगे बढ़ें, क्या कहा जा रहा है देखिए। अब दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, इट इज़ द पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, दैट इज वेवलेंथ को दिखाते क्या चीज़ से हैं, लेम्डा से, कोई दिक्कत। एंड न्यूमेरिकल अपर्चर NA, तो या तो हम लेम्डा से दिखाते हैं उसका वैल्यू को, या फिर NA से दिखाते हैं, कोई दिक्कत। चलिए समझे कि ना, NA ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या है, तो हमने रिजॉल्विंग पावर देखा अभी तुरंत। अब जो है हम लोग को, अब आपसे अगर कोई पूछे ना कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है बाबू रे, तो क्या बताइएगा कि रिजॉल्विंग पावर, मतलब रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे बताएंगे, मैग्नीफाइंग पावर, या फिर एबिलिटी ऑफ मैग्नीफिकेशन। एबिलिटी ऑफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, एबिलिटी ऑफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू रिजॉल्विंग पावर, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एंड न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, या फिर हम लेम्डा से दिखाते हैं या फिर NA से दिखाते हैं इस चीज़ को। अब चलिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। मैग्नीफिकेशन, इट इज़ द पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पावर है, टू प्रोड्यूस एन इनलार्ज ऑब्जेक्ट। समझे, तो मैग्नीफिकेशन क्या है, कि एक पावर है कोई भी चीज़ को बड़ा करने का, समझे कि ना। और इट इज़ द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ द फाइनल इमेज टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के लीनियरली इमेज कितना बड़ा बन रहा है, इस चीज़ को दिखाता है कि नहीं। रेशियो, इन दोनों का रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज का लीनियर रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्सिटी। अब कम्प्लेक्सिटी के आधार पर सेल के टाइप्स को देखते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 2 टाइप्स के सेल होते हैं, समझे। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रोकैरियोटिक के बारे में पहले देखते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। द वर्ड प्रोकैरियोटिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज
प्रो मीन्स बिफोर और प्रिमिटिव, समझे। प्रो मीन्स क्या होता है, बिफोर और प्रिमिटिव, समझे, बिफोर और प्रिमिटिव। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक दो शब्द से मिलकर के बना, जो कि कहाँ से आया था, ग्रीक से आया हुआ है। इसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस, समझे। अब द ऑर्गेनिज्म विच पोजेसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक। अब जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, और ये जनरली साइज इसका क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर का, 1 से 10 माइक्रोमीटर। कोई दिक्कत, यही होता, समझे। देखिए क्या कहा जाए, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, दैट इज जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियड इज बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब कि अगर ट्रू न्यूक्लियस की बात करें तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, तो वो इसमें एब्सेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं या फिर न्यूक्लियड, इसमें क्या होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। जेनेटिक मटेरियल और द न्यूक्लियड इज नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। दिस सेल कंटेन सिंगल क्रोमोजोम, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, सिंगल क्रोमोजोम्स होते हैं। और इसके क्रोमोजोम में क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, समझे। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है कि नहीं, गोल्जी एपरेटस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग को सभी के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ना है, धीरे धीरे, है कि नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अब देखिए क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन 70S टाइप राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि 70S क्या। यहाँ पर S जो है ना क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसमें देखिए सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है, फिजन या फिर बडिंग के जरिए। तो चलिए, हमने क्या हुआ कि एक झलक ले ली किसके तरफ, प्रोकैरियोट्स के तरफ। अब यूकैरियोट्स जान लेते हैं क्या होता है, क्योंकि अब हम लोग को पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक्स क्या है, यूकैरियोटिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सेल्स के बारे में। चलिए, द वर्ड यूकैरियोट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये भी ग्रीक शब्द से आया है, जिसका यू का मतलब क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू या फिर वेल डिफाइंड। यू मतलब ट्रू और या फिर वेल डिफाइंड होता है। एंड कैरियन मीन्स क्या होता है, कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए क्या होता है कि दीज ऑर्गेनिज्म पोजेसेस यूकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। अब देखिए, जनरली यूकैरियोट्स आर लार्जर इन साइज। इसका साइज लार्जर होता है। यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोट सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। कोई दिक्कत। देखिए क्या होता है, 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर, समझे, 5 to 100 माइक्रोमीटर। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि किस उसमें एब्सेंट था, प्रोकैरियोट्स में, है कि नहीं। दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मटेरियल इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, मतलब न्यूक्लियस जो है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है आपका, समझे, ये आपका न्यूक्लियस हुआ, है कि नहीं। तो ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है, समझे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दिस सेल्स कंटेन मोर देन 1 क्रोमोजोम्स। इस सेल्स में एक से अधिक क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, जो कि उसमें नहीं था प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बीच का जो ये फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये प्रेजेंट मतलब इसके अंदर न्यूक्लियोलस
इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी उस न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस होता है, समझे। ऐसे करके ऐसे 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 होते हैं, इसमें कुछ ऐसे करके जो होते हैं, समझे। आगे देखेंगे सब चीज़ के बारे में। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, समझे। यूकैरियोट सेल में देखिए 70S और 80S टाइप राइबोसोम्स, दोनों टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। और सेल डिवीजन की अगर बात करें तो इसमें कैसे होते हैं, माइटोटिक और मियोटिक। ये सभी चीज़ के बारे में भी बात करना है कि माइटोटिक क्या होता है क्या और मियोटिक क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। लेकिन आप लोग साथ बने रहें, समझे ना। चलिए आगे बढ़ें। ये आपका क्या है, प्रोकैरियोट सेल्स हैं, द प्रोकैरियोटिक सेल्स, देखिए लिखा हुआ भी है द प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए ये सब क्या है, ये राइबोसोम हुआ आपका, है कि नहीं। और ये जो दिख रहे हैं, ये काटा काटा जो दिख रहा है आपको, ये काटा काटा को क्या कहते हैं, पीली कहते हैं, है कि नहीं, समझे। और ये देखिए कैसे कैसे करके पार्ट वाइज पार्ट आपको बताया गया है। ये प्लाज्मा, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर इसको क्या प्लाज्मा लेमा कहते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और इसके नीचे देखिए क्या होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है, और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है जिसको हम कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर का कैप्सूल होता है, जिसको कि हम, समझे कि नहीं, जिसको क्या कहते हैं हम कैप्सूल कहते हैं। मतलब सेल वॉल के ऊपर एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, समझे। और ये क्या है, अब देखिए ये मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोसोल्स होते हैं, ये जो लिक्विड सब है ना, ये क्या है, साइटोसोल्स है आपका, है कि नहीं, कोई दिक्कत, समझे। अब देखिए क्या, ये इसको प्लाज्मिड कहते हैं या फिर डीएनए कहते हैं, समझे। ये प्लाज्मिड है या फिर डीएनए है। और इसको देखिए क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, यही है क्रोमोजोम, क्या है, समझे, यही है न्यूक्लियोइड रीजन्स, कोई दिक्कत। ये आपको हम जो है एक किंगडम मोनेरा का लेकर के दिखाएं, एक बैक्टीरिया का फिगर है ये, समझे कि नहीं। ये जो फिगर है एक बैक्टीरिया का, किसका है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का फिगर है, समझे, कोई दिक्कत, सब चीज़ समझ में आया। और ये देखिए ये फ्लैजिलम जो कि इसको मूव करने में मदद करता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम। अब इसमें हमने तो सब चीज़ बता दिया, कोई दिक्कत। अब चलिए यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं उसको भी देख ले एक बार। ये रहा आपका यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें देखिए सब चीज़ डिफाइंड है। न्यूक्लियोलस देखिए जो मैंने बताया था, है कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना। उसके बाद देखिए ये इसको पूरा को हम क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस है कि नहीं। अब देखिए ये साइटोसोल्स है कि नहीं, ये जो फ्लूइड है साइटोसोल्स कहते हैं इसको, है कि नहीं। और राइबोसोम देखिए ऐसे डॉट डॉट करके हैं, है ना। ये राइबोसोम को आपको एक राइबोसोम का काम भी बताएंगे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, समझे। राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है, समझे कि नहीं। अब देखिए ये साइटोस्केलेटन है जो कि सेल को शेप देता है, क्या करता है, सेल को शेप देता है, ओके, समझे। और ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे है, फिर इसके अंदर कैसे होता है, ऐसे ऐसे, समझे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, एक मेम्ब्रेन ये हो गया, एक मेम्ब्रेन ये हो गया, डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही है, और सॉरी ये आपका क्या हो गया, ये गोल्जी बॉडीज हो गया। ये मेनली क्या चीज़ का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है, क्या चीज़ का, सिक्रेशन का काम करता है, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखें। और ये देखिए यहाँ पर जो देखिए न्यूक्लियस के जस्ट बगल में कुछ ऐसे ऐसे करके दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा ऐसा करके, सॉरी रुकिए, कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, कुछ ऐसा दिख रहा, ऐसा दिख रहा है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, यही है आपका, ये जो दिख रहा है ना आपका, यही है ER। इसके दो टाइप्स होते हैं, RER और SER, समझे।
दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट, ये देखिए यहाँ पर खुदरा खुदरा कुछ दिख रहा है, राइबोसोम है वो, और जिधर प्लेन है वो आपका क्या है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझे कि नहीं? तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखिए मेन डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में या फिर प्रोकैरियोटिक में? तो उसमें क्या सेल वाल होता है इसमें, लेकिन सेल वाल नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग का यूकैरियोटिक सेल में सेल वाल होते हैं, लेकिन सिर्फ प्लांट में, एनिमल में नहीं होते हैं। समझे? अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर स्मूथ और रफ भी दे दिया गया, बता दिया गया आपको। या न्यूक्लियस, साइटोसोल, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्रेक्सिसोम्स, गोल्जी एपरेटस, और ये लाइसोसोम, सभी चीज़ के बारे में हमने बता दिया आपको बारीकी से। चलिए अब जो है दोनों को एक साथ देख लेते हैं। देखिए यूकैरियोट ये हुआ और प्रोकैरियोटिक ये हुआ। इसमें न्यूक्लियॉइड है, इसमें न्यूक्लियस है। समझे? है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, इसमें नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है? राइबोसोम लेकिन दोनों में होता। इसमें सिर्फ सेल वाल है, इसमें इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वाल भी है। इसके पास फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला नहीं है। कोई दिक्कत? अब समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? चलिए तो आज का वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोग से लेते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।